हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 7 नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न जो हैं अच्छे से समझ पाएँ। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास से। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो उत्तर है चश्मे वाला वास्तव में कोई सैनिक या सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे क्योंकि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। उसे लगता था कि बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति अधूरी है, क्योंकि नेताजी हमेशा चश्मा पहने हुए रहते थे। इसलिए वह अपनी दुकान के चश्मों में से एक चश्मा मूर्ति पर लगा देता था। यह उसका देशभक्ति और सम्मान दिखाने का तरीका था। लोगों ने उसकी इस भावना और समर्पण को देखकर उसे मजाक में या आदर से कैप्टन कहना शुरू कर दिया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, उदास क्यों हो गए थे? जब उन्हें पता चला कि कैप्टन यानी कैप्टन चश्मे वाला जो है वो मर गया है तो वे बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा। साथ ही उन्हें यह भी दुख हुआ कि समाज ऐसे सच्चे देशभक्तों को समझ नहीं पाता और उनका मजाक उड़ाता है। इसलिए वे निराश यानी मायूस हो गए और चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे। फिर अगला देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, क्या आशा जगाता है? तो जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे यानी घास से बना चश्मा रखा है तो उन्हें लगा देशभक्ति केवल कैप्टन तक सीमित नहीं है, अब भी लोग नेताजी का सम्मान करते हैं। नई पीढ़ी, शायद बच्चों में भी देशभक्ति जीवित है। यह चश्मा उम्मीद, श्रद्धा और देश प्रेम के जीवित रहने का प्रतीक है। फिर आगे देखिए, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो उत्तर है क्योंकि उन्हें लगा था कि कैप्टन के मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकंडे का चश्मा देखकर उन्हें एहसास हुआ कि देशभक्ति अभी भी जीवित है। कोई ना कोई उस भावना को आगे बढ़ा रहा है। यह छोटी सी बात उनके लिए बहुत बड़ी थी, इसलिए वे भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3। आशय स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए कि क्या कहा जा रहा है इस वाक्य में। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस पंक्ति में लेखक यह कहना चाहते हैं कि जिस समाज में लोग देश के लिए बलिदान देने वालों का सम्मान नहीं करते बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं और खुद स्वार्थ के लिए गलत काम करने या बिकने के अवसर खोजते हैं, उस समाज का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। यह पंक्ति समाज की गिरती हुई नैतिकता और देशभक्ति की कमी को दर्शाती है। लेखक चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। प्रश्न 4। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है पान वाला इस कहानी का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण पात्र है। उसका रेखाचित्र इस प्रकार है।
वह एक मोटा, खुशमिजाज और हंसमुख व्यक्ति है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है और वह बात करते समय हंसता रहता है। उसकी लाल काली बत्ती सी यानी दांत और तोंद का बार बार हिलना उसके हंसमुख स्वभाव को दिखाता है। वह बातों को हल्के और मजाकिया ढंग से लेता है। उसे कैप्टन की देशभक्ति की भावना समझ में नहीं आती, इसलिए वह उसका मजाक उड़ाता है। और कहने का अर्थ है कि जो पान वाला है, बेशक वो उस पर हंसता था, लेकिन वो अंदर से संवेदनशील भी था। उसकी मृत्यु पर, कैप्टन की मृत्यु पर उसे बहुत ही दुख होता है। अगला प्रश्न देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अपनी प्रतिक्रिया यानी कि अपना रिएक्शन बताइए कि आपका क्या रिएक्शन है उनकी इस बात पर। तो मेरे अनुसार पान वाले की यह टिप्पणी बिल्कुल गलत और अनुचित है। उसने कैप्टन की शारीरिक कमजोरी यानी लंगड़ापन का मजाक उड़ाया, जो सही नहीं है। साथ ही उसने उसकी सच्ची देशभक्ति और भावनाओं को भी नहीं समझा। कैप्टन भले ही फौज में नहीं गया, लेकिन उसने अपने तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान किया। वास्तव में कैप्टन पागल नहीं था, बल्कि वह एक सच्चा देशभक्त और संवेदनशील इंसान था। इसलिए हमें ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने की बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो ये क्या विशेषता बताता है हालदार साहब की? कि वो जिज्ञासु थे, यानी कौतूहलपूर्ण स्वभाव था उनका, संवेदनशील थे, देशभक्ति की भावना रखने वाले थे। और स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि हालदार साहब हर बार रुककर मूर्ति को ध्यान से देखते थे। इससे पता चलता है कि वे केवल जिज्ञासु ही नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव भी रखते थे। फिर अगला देखिए, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो ये पान वाले की कौन सी विशेषताएं दिखाता है? कि वो भावुक और सहानुभूतिशील है और अंदर से संवेदनशील है। उसके अंदर भी इमोशंस हैं, किसी के मरने पर उसे भी दुख होता है। और स्पष्टीकरण, हालांकि पान वाला पहले कैप्टन का मजाक उड़ाता था, लेकिन उसकी मृत्यु पर वह सच में दुखी हो गया। इससे पता चलता है कि उसके अंदर भी मानवीय संवेदनाएं और लगाव था। अगला वाक्य है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो ये क्या विशेषता बताता है कैप्टन की? कि वो सच्चा देशभक्त था, समर्पित और भावुक था, कर्तव्यनिष्ठ था। तो स्पष्टीकरण दिया गया है कि कैप्टन बार बार चश्मा बदलकर मूर्ति पर लगाता था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह नेताजी का बहुत सम्मान करता था और अपनी छोटी सी कोशिश से भी देशभक्ति व्यक्त करता था। अगला प्रश्न, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, साक्षात यानी कि सामने से नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर यानी उनके मस्तिष्क पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। तो उत्तर है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को देखा नहीं था, तब तक उनके मन में उसका एक अलग ही चित्र बना हुआ था। तो वे सोचते होंगे कि कैप्टन एक ताकतवर, साहसी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। शायद वह आजाद हिंद फौज का पूर्व सैनिक रहा होगा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहा होगा। उन्होंने कल्पना की होगी कि वह सीधा साधा लेकिन दृढ़ निश्चयी और देशभक्त व्यक्ति होगा, जो नेताजी के प्रति गहरा सम्मान रखता है। उनके मन में उसकी छवि एक अनुशासित, गंभीर और प्रेरणादायक व्यक्ति की रही होगी। लेकिन वास्तविकता में कैप्टन एक गरीब, बूढ़ा
और लंगड़ा चश्मे वाला निकला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सच्ची देशभक्ति रूप रंग या पद से नहीं बल्कि भावना से होती है। अगला प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है, यानी फैशन सा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी की मूर्ति आपने प्रसिद्ध व्यक्ति की देखी होगी, तो ये एक तरह का फैशन ही हो गया है लगाने का। तो इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो उत्तर है, चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्तियां लगाने के कई उद्देश्य होते हैं। पहला, लोगों को महान व्यक्तियों के आदर्शों की याद दिलाना। ठीक है, कि जो लोग हैं वो उन महान व्यक्तियों को याद रखें, उनके आदर्शों को याद रखें। समाज में देशभक्ति और प्रेरणा जगाना, उस व्यक्ति के योगदान का सम्मान और स्मरण करना, नई पीढ़ी को इतिहास और महान व्यक्तियों से परिचित करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना। अगला देखिए, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? मैं अपने इलाके के चौराहे पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मूर्ति स्थापित करवाना चाहूँगी, क्योंकि वे भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे। उनका जीवन बहुत साधारण होते हुए भी प्रेरणादायक रहा। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। वे ईमानदारी, परिश्रम और देशभक्ति के प्रतीक थे। उनकी मूर्ति लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं को मेहनत, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा देगी। अगला देखिए, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, कि क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो मूर्ति के प्रति हमारे और समाज के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होने चाहिए, जैसे मूर्ति की सफाई और देखभाल करना, उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखना, मूर्ति का सम्मान करना और नुकसान न पहुंचाना, समय समय पर फूल चढ़ाकर और श्रद्धांजलि देकर सम्मान प्रकट करना, दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। कि जो एक फौजी होता है, सैनिक होता है, केवल वही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, हम भी अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे हम भी देश प्रेम का, हम अपना देश के प्रति प्रेम दिखाते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाकर, पर्यावरण संरक्षण करके, ठीक है, जरूरतमंदों की मदद करके। ठीक है, तो हमें ऐसे ही कार्य जो हैं वो इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं और उन पर अमल भी करना है, उन्हें अपने जीवन में उतारना है। तो पहला देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना, यानी पेड़ लगाना, पानी, बिजली बचाना, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखना, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक और अन्य नियमों का पालन करना, ईमानदारी से पढ़ाई और अपना काम करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, आपसी भाईचारा और एकता बनाए रखना, सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, दूसरों को भी जागरूक करना। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सार्वजनिक। तो सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है? सभी लोगों से संबंधित। ठीक है, तो इसे आप पब्लिक या कॉमन अर्थ में भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए।
तो स्थानीय बोली का प्रभाव जो है वो इस पंक्ति में दिखाई देगा आपको। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब हमें इसे मानक हिंदी में लिखना है। यदि कोई ग्राहक आ जाता है और उसे चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए होता है, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, किधर से लाएगा यानी कहाँ से लाएगा, इसलिए वह मूर्ति पर लगा चश्मा उसे दे देता है और वहां दूसरा चश्मा लगा देता है। अगला प्रश्न देखिए, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। कि अगर एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाएं तो उससे क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो जैसे इस वाक्य में आइडिया, आइडिया आया है जो इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का, ठीक है। तो भाई खूब क्या आइडिया है, जैसे वाक्य में दूसरी भाषा यानी अंग्रेजी का आइडिया का प्रयोग हुआ है। इससे भाषा सरल और प्रभावशाली बनती है। बोलचाल में स्वाभाविकता, बोलचाल में स्वाभाविकता और सहजता आती है। नई चीजों और विचारों को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। भाषा समृद्ध और आधुनिक बनती है। अलग अलग संस्कृतियों के बीच संपर्क और समझ बढ़ती है। यानी दूसरी भाषाओं के शब्द भाषा को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक समृद्ध और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्तिपूर्ण का अर्थ क्या है कि किसी बात या भावना को सामने लाना, ठीक है, अपनी भावनाओं को समझाना, विस्तार से समझाना। और समृद्ध का अर्थ है धनवान, संपन्न, या आप कह सकते हैं जहां संसाधनों की किसी भी तरह से कमी ना हो। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन से निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो अब हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब हमें इनमें से निपात छांटना है। और निपात होते क्या हैं? निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, ठीक है, और अर्थ में नवीनता लाते हैं। जैसे ही, भी, तो, नहीं, सिर्फ, मात्र आदि, ठीक है। तो वाक्य है नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब देखिए नगर पालिका थी तो लग गया, उसके बाद देखिए तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, यानी बात में विशेष बल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर निपात क्या है? एक तो और भी, ठीक है। तो वाक्य देखिए, तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा। और अगला, वह पढ़ाई भी करता है और खेलता भी है। तो बात में, वाक्य में बल दिया जा रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो यहाँ पर किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो निपात है यहाँ पर ही, ठीक है। और वाक्य बनेगा यह काम मैं ही करूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मेन बात क्या कही जा रही है कि यह काम मैं ही करूंगा, कि मेरे अलावा ये काम और कोई नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी चश्मा तो था, कि चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ पर तो और नहीं क्या है? वो निपात है। और नया वाक्य बनाएंगे, वह आया तो था पर रुका नहीं। एक और आप बना सकते हैं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक। फिर अगला देखिए, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब यहाँ पर भी और नहीं ये क्या है? निपात है। नए वाक्य बनाएंगे,
वह अभी भी खेल रहा है, मुझे यह बात नहीं पता। ठीक है, फिर अगला देखिए, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो यहाँ पर निपात क्या है कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो तक क्या हुआ, निपात, और वाक्य क्या बनेगा, मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं शाम तक तुम्हारा, कि शाम तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बात में बल दिया जा रहा है, वाक्य में बल दिया जा रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न 13। ये भी आपकी भाषा अध्ययन से ही है कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अब यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब हमें इन्हें क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। अब देखिए, कृतवाच्य से यानी एक्टिव वॉइस से कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस में बदलने को हम क्या कहते हैं, वाच्य परिवर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने को हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो कर्ता होता है यानी करने वाला, ठीक है, के साथ हम से या के द्वारा जोड़ देते हैं और वाक्य का जो कर्म है वो प्रधान हो जाता है। जैसे गीता ने किताब पढ़ी। अब एक उदाहरण देखिए, गीता ने किताब पढ़ी। ठीक है, तो ये क्या है, एक कृतवाच्य है। गीता ने किताब पढ़ी यानी गीता क्या है, कर्ता है। तो गीता ने किताब पढ़ी। अब हमें इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गीता द्वारा किताब पढ़ी गई। ठीक है, तो अब पहले वाले वाक्य में कर्ता प्रधान था, उसकी प्रधानता थी कि गीता ने किताब पढ़ी, और अब क्या है, गीता द्वारा किताब पढ़ी गई। अब किताब की प्रधानता होगी है। वाक्य को बोल के देखिए आप कि गीता द्वारा किताब पढ़ी गई, तो यहाँ पर अब कर्म प्रधान हो गया। ये क्या है, कर्म, और ये गीता क्या है, कर्ता। तो इसमें कर्ता की प्रधानता है और इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है। कृतवाच्य जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, वह वाच्य होता है जिसमें कर्ता जो है वो मुख्य होता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट। ठीक है, और क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्ता के अनुसार जो है वो बदलते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया क्या कर रही है यह किस पे निर्भर करेगा, कर्ता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के साथ जो है यह हो सकता है। अब कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस, जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता की बजाय सब्जेक्ट से नहीं होता बल्कि कर्म से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है, और क्रिया के लिंग व वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, और इसमें मुख्य फोकस किस पे होता है, कार्य पर होता है कि क्या कार्य किया गया। जैसे नीचे वाले में था कि गीता द्वारा किताब पढ़ी गई, यानी कि यहाँ पर कार्य पर फोकस किया जा रहा है, कर्ता पर नहीं। और इसमें कर्ता के साथ से या द्वारा का उपयोग होता है और हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। तो अब हम जो ये वाक्य हमें दिए गए हैं, इन्हें हमें, ये कृतवाच्य हैं, हमें इन्हें कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए, पहला वाक्य हमें दिया गया है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कर्ता के बाद कर्म, तो यहाँ पर हमें कर्ता के बाद जो है
से के द्वारा लगाना है, ठीक है। अब अगला देखिए, पान वाला नया पान खा रहा था। तो पान वाला क्या है, करता है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, द्वारा या से, ठीक है। तो क्या बनेगा, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। ये है कृतवाच्य और ये हमने बदल दिया कर्मवाच्य में। अब अगला देखिए, पान वाले ने साफ बता दिया था। तो कर्मवाच्य क्या होगा, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। फिर अगला देखिए, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। अगला देखिए, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो कर्मवाच्य क्या होगा, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। अब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, हमें उन्हें भाववाच्य में बदलना है। जैसे अब चलते हैं, तो इसे भाववाच्य में जब बदला जाएगा तो अब चला जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ काम करने वाले व्यक्ति की जगह भाव या स्थिति पर जोर होता है, ठीक है। जो काम कर रहा है उस पर इतना जोर नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के जगह भाव या स्थिति पर जोर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें बाकी के जो हमें वाक्य दिए गए हैं उन्हें भी भाववाच्य में बदलना है। तो पहला वाक्य देखिए, माँ बैठ नहीं सकती। तो भाववाच्य में बदलेंगे तो लिखा जाएगा, माँ से बैठा नहीं जाता। अगला, मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। अगला देखिए, माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। अब अगला प्रश्न है पाठ्येतर सक्रियता से। लेखक का अनुमान है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम मजबूरी में ही स्थानीय कलाकार को दिया गया। तो मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे, कि जब उसे मूर्ति बनाने का काम जो है दिया गया है तो उसके मन में क्या भाव रहे होंगे। तो उत्तर है, कलाकार को यह काम मिलकर खुशी और गर्व हुआ होगा कि मुझे नेताजी की मूर्ति बनाने का अवसर मिला। उसे लगा होगा कि उसे एक महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का अवसर मिला है। साथ ही वह थोड़ा चिंतित और दबाव में भी रहा होगा, क्योंकि काम कम समय और सीमित साधनों में करना था। उसे यह भी डर भी रहा होगा कि कहीं वह मूर्ति को पूरी तरह सही और सुंदर ना बना पाए। यानी उसके मन में उत्साह भी रहा, जोश भी रहा, गर्व भी रहा और चिंता, तीनों भाव रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार एवं दूसरे कलाकारों के काम को कैसे महत्व और प्रोत्साहन दे सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर है, उनके बनाए हुए सामान को खरीदकर उनका समर्थन करें, कि उन्होंने जो भी सामान बनाया है उसे हम खरीदें और उनका समर्थन करें। उनके काम की प्रशंसा और प्रचार सोशल मीडिया आदि पर करें। स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों, स्कूलों और संस्थाओं में उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करें और उन्हें बढ़ावा दें। सरकार और समाज को चाहिए कि उन्हें आर्थिक सहायता और अवसर प्रदान करें। बच्चों और युवाओं को स्थानीय कला के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करें। बच्चों और युवाओं की स्थानीय कला के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करें। इससे क्या होगा, इससे कलाकारों को सम्मान, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण यानी जिन्हें किसी ना किसी प्रकार से शारीरिक समस्या है, या तो वो देख नहीं सकते, या सुन नहीं सकते, या सही से चल नहीं सकते, ठीक है। तो उनके लिए विद्यालय परिसर
और कक्षा कक्ष में किस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए, प्रशासन को इस संदर्भ में पत्र द्वारा सुझाव दीजिए। ठीक है, तो आपको प्रशासन यानी कि जो भी उनके हित में ये कार्य कर सकता है उसे आपको पत्र लिखना है। तो विषय क्या हो गया आपका, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं के संबंध में सुझाव। ठीक है, तो आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को ही लिखेंगे क्योंकि वही उनके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, सादर नमस्कार। मैं आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ। मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उनके लिए कुछ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे भी अन्य विद्यार्थियों की तरह सहजता से शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। तो क्या क्या सुझाव दिए गए हैं कि विद्यालय परिसर में व्हील चेयर के लिए रैंप यानी ढलान की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो जो चल नहीं सकते, जो व्हील चेयर से चलते हैं, तो वो सीढ़ियों पे तो चल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए रैंप यानी ढलान की व्यवस्था की जाए। कक्षा कक्ष में बैठने के लिए विशेष डेस्क और पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए। शौचालयों को उनके अनुकूल बनाया जाए। लिफ्ट या ग्राउंड फ्लोर पर कक्षाओं की व्यवस्था की जाए कि अगर ग्राउंड फ्लोर यानी नीचे वाले फ्लोर में उनकी कक्षा की व्यवस्था की जाए या लिफ्ट का प्रबंध किया जाए। ठीक है, ताकि वो लिफ्ट द्वारा जा सकें अगर क्लासेस जो हैं ऊपर हों। ठीक है, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए यानी जो देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित जिन्हें देखने संबंधी समस्या है, उन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पुस्तकें और श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाली, जिसे वो सुन सके। ठीक है, श्रव्य यानी सुनना, श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे ऐसे विद्यार्थियों की बेहतर सहायता कर सकें, और शिक्षक भी इनके लिए विशेष होने चाहिए। उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो ऐसे बच्चों को समझा पाएं, उन्हें खुद समझ पाएं और उनकी शिक्षा में सहायता कर पाएं। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं से ऐसे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा और वे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। कृपया इन सुझावों पर विचार करने की कृपा करें। धन्यवाद। भविद्य आपका नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। कैप्टन फेरी लगाता था। फेरी वाले हमारे दिन प्रतिदिन की बहुत सी जरूरतों को आसान बना देते हैं। फेरी वालों के योगदान व समस्याओं पर एक संपादकीय लेख तैयार कीजिए। संपादकीय लेख यानी कि समाचार पत्र या पत्रिका के माध्यम से जो भी समस्या है उसे जन जन तक पहुंचाना, ताकि उस मुद्दे पर लोगों को सोचने के लिए मौका मिले और इस समस्या का समाधान किया जाए। तो फेरी वाले हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे सब्जी, फल, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं घर घर पहुंचाकर लोगों का समय और श्रम बचाते हैं। ठीक है, तो फेरी वाले जो हैं, आजकल आपने देखा होगा सब्जी की रेडी वाले भी घर के आगे ही आ जाते हैं, कपड़े बेचने वाले, फल बेचने वाले। ठीक है, और जो भी ज़रूरी सामान होता है वो भी फेरी वाले जो हैं घर घर तक पहुंचाकर लोगों का टाइम और मेहनत जो है दोनों बचाते हैं। खासकर व्यस्त शहरों और छोटे कस्बों में उनकी भूमिका बहुत उपयोगी होती है। वे सस्ती कीमतों पर सामान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को विशेष लाभ होता है कि वो सामान जो है सस्ता बेचते हैं, जिससे गरीब व्यक्ति भी उसे खरीद सकता है। इसके बावजूद फेरी वालों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्थायी स्थान नहीं मिलता कि उनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती जहाँ पर वो फेरी लगा सके। कई बार प्रशासन द्वारा हटाया जाता है और
उनकी आय भी निश्चित नहीं होती, कि प्रशासन द्वारा उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है कई बार, और उनकी जो आय है, सैलरी है, वो भी निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती। मौसम की मार और असुरक्षा भी उनके जीवन को कठिन बनाती है। मौसम की मार यानी कि कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी तूफान, ठीक है। तो ऐसी समस्या, मौसम की मार और असुरक्षा भी उनके जीवन को कठिन बनाती है, यानी उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। अतः सरकार को उनके लिए निर्धारित स्थान, पहचान पत्र और सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही हमें भी उनके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। अब व्यक्तित्व तो हो गया कि वो कैसे इंसान थे, कैसा उनका नेचर था, ठीक है। और कृतित्व हो गया कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनका क्या योगदान था। तो प्रोजेक्ट बनाना है आपको। जैसे टॉपिक होगा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व और कृतित्व। तो विषय हो गया आपका सुभाष चंद्र बोस। तो पहले आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखना है। तो परिचय देंगे। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक यानी ओडिशा में हुआ। वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और व्यक्तित्व कैसा था? साहसी और निडर नेता थे। देशभक्ति की प्रबल भावना थी उनके अंदर। अनुशासित और दूरदर्शी थे, दूर की सोचने वाले थे, दूर की देखने वाले। प्रेरणादायक वक्ता थे वो, यानी स्पीकर, ठीक है। तो अब उनके कृतित्व की बात करते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना की, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा भी दिया, ठीक है। तो उनके प्रसिद्ध नारे कौन कौन से थे? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद, ठीक है। ये नारे जो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल। तो निष्कर्ष क्या है? नेताजी का जीवन हमें साहस, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वे आज भी युवाओं के लिए आदर्श हैं, आइडल हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अपने घर के आसपास देखिए और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं। हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है? कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं आपके घर के आसपास, और हमारी उसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो नगर पालिका के कार्य लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। जैसे कि सड़कों का निर्माण और मरम्मत, सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठाना, पार्क और बगीचों का निर्माण करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, सार्वजनिक शौचालय बनवाना, पानी की व्यवस्था करना। और अब आपकी भूमिका, हमारी भूमिका क्या है? कि सफाई बनाए रखें, ठीक है। जैसे सार्वजनिक शौचालय अगर बनाया गया है कहीं पर, तो हमें वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और कचरा इधर उधर ना फेंकना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाना, पानी और बिजली की बचत करना, नियमों का पालन करना, ठीक है। गलत कार्यों की शिकायत करना, जागरूक नागरिक बनना। तो एक अच्छा नागरिक बनकर हम भी अपने शहर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब ये देखिए, पाठ के अंत में यहाँ पर हमें एक निबंध का अंश जो है दिया गया है। तो हमें इसे पढ़ना और समझना है कि गद्य की विविध विधाओं में एक ही भाव को अलग अलग प्रकार से कैसे व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है निबंध देश प्रेम, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए इसे भी पढ़ते हैं। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि।
यह प्रेम किस प्रकार का है? यह सहचार्यगत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सबसे प्रेम होगा। वह सबको चाह भरी दृष्टि से देखेगा। वह सबकी सुध करके विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी आंख भर नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि बस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना रूप परिचय का यह कैसा प्रेम? जिनके दुख सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह कैसे समझें? उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ ना घसीटो। प्रेम हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल जाते हैं, किराए पर भी मिल जाते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग या भाव पर अवलंबित है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस गद्यांश को पढ़कर हमें क्या समझ में आया कि यह गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। देश प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि सच्ची भावना है। देश प्रेम का अर्थ देश के मनुष्य, पशु पक्षी, प्रकृति से प्रेम करना है। जो अपने देश को सही से नहीं जानते वे सच्चा देश प्रेम नहीं कर सकते। केवल आंकड़े एकत्र करना यानी कि हिसाब किताब रखना और बातें करना देश प्रेम नहीं है। सच्चा देश प्रेम भावना, लगाव और त्याग पर आधारित होता है। और इस गद्य की विविधता यानी कि भाव व्यक्त करने का तरीका क्या है? प्रश्न उत्तर शैली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण और वर्णन द्वारा समझाया गया है। तर्कपूर्ण भाषा का उपयोग किया गया है। भावनात्मक और प्रभावशाली शैली अपनाई गई है। तो बच्चों, ये थे पाठ 7 नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।